हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दोनों क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर क्या हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर क्या हैं। और यहाँ हम 36वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 35वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिया गया है, यानी 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिया गया है। आपको पता है कि 500 VVI ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चल रहा है, यानी एक सीरीज का चल रहा है 500 VVI ऑब्जेक्टिव का। और 35 क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो लगभग इसी में से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग ये सीरीज को नहीं छोड़िएगा, इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। और फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हम 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करा लिए हैं और ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम 36वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से किस धातु को उसके लवण के जलीय घोल का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जा सकता है, यानी एक ये इनमें से कौन सा धातु है जिसका मतलब उसके लवण के जलीय घोल का विद्युत अपघटन करके उसको आप हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एल्यूमिनियम को या फिर कैल्शियम को या फिर सोडियम को या फिर सिल्वर को, यानी Ag को, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका होगा Ag यानी सिल्वर। क्या होगा? Ag यानी सिल्वर को जो है उसके लवण के जलीय विलयन से यानी जलीय घोल का विद्युत अपघटन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। किसको? सिल्वर को, यानी अर्जेंटम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? Ag यानी अर्जेंटम, सिल्वर को, ठीक है। 36वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर H+ आयन पहले अपचयित होता है किससे? Zn+2 से या फिर Cu+2 से या फिर Ag+ से या फिर I2 से। यानी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर H+ आयन जो एक तरह से अपचयित होता है। अपचयित का मतलब क्या होता है? उपचयन का उल्टा होता है। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। लेकिन अपचयन में क्या होगा कि ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा, ठीक है। यही कह रहा है आपको कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर H+ आयन पहले अपचयित होता है किससे? Zn+2 से, Cu+2 से या फिर Ag+ से या फिर I2 से। करेक्ट आंसर आपका होगा ए, यानी Zn+2 से, यानी Zn+2 इसका राइट आंसर होगा। यानी Zn+2 से प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर क्या होता है कि मतलब एक तरह से H+ आयन का अपचयित होता है, ठीक है। इस तरह से 37वां क्वेश्चन का राइट आंसर Zn+2। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द्रवित NaCl की यानी लिक्विड NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है क्लोरीन, NaCl सोडियम या फिर सोडियम अमलगम या फिर हाइड्रोजन, यानी कौन सा मुक्त होता है? यानी कैथोड पर जो मुक्त होगा, कैथोड पर जो एक तरह से पाया जाएगा विद्युत अपघटन करने पर, किसका विद्युत अपघटन करने पर? NaCl का, ठीक है। क्या पाया जाएगा वो आपको पूछा जा रहा है। NaCl पाया जाएगा यानी क्लोरीन पाया जाएगा या फिर सोडियम अमलगम या फिर हाइड्रोजन। देखिए इसका जो अपघटन कीजिएगा तो कैथोड पर आपका Na यानी सोडियम पाया जाएगा। ये क्या है? क्लोरीन जो है वो धातु है, यानी किसी भी धातु का मतलब एक तरह से NaCl का अगर ये करेंगे विद्युत अपघटन करेंगे तो कैथोड पर कौन सा चीज पाया जाएगा? सोडियम पाया जाएगा, ठीक है। ये सोडियम किस पर पाया जाएगा? कैथोड पर। और क्लोरीन किस पर? एनोड पर पाया जाएगा। 38वां क्वेश्चन कवर हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कैथोड, ये सोडियम। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है 38वां क्वेश्चन कवर हो गया। कैथोड पर कौन सा होता है? मुक्त होगा, सोडियम मुक्त होगा, ठीक है। 38वां क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि CuAgZn यानी CuAgZn तथा Fe के अवकरण विभवों का क्रम, यानी विभव का क्रम जो है वो इस प्रकार है CuAgFeZn या फिर AgCuFeZn या फिर FeAgCuZn या फिर ZnCuAgFe। राइट आंसर आपको चूज करना है। उसका जो सीरीज है उसका क्रम है, यानी एक तरह से सजाने का जो तरीका है CuAgZn तथा Fe को अवकरण के विभव के आधार पर, अवकरण के विभव के आधार पर, यानी अवकरण का मतलब क्या होता है कि रिडक्शन इसको कहते हैं। जिस तरह से ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है? रिडक्शन यानी अवकरण कहलाता है। उसी के आधार पर इसका क्रम सजाया गया है CuAgZn तथा Fe का। लेकिन उसका सही क्रम कौन सा होगा वो आपको चूज करना। देखिए इसका जो सही क्रम होगा वो होगा आपका AgCuFeZn, AgCuFeZn इसका सही क्रम होगा, ठीक है। किसके आधार पर? अवकरण विभव के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। ये आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसका वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल पर लीटर होता है या फिर मोल पर लीटर पर सेकंड होता है या फिर पर सेकंड होता है या फिर लीटर पर मोल पर सेकंड होता है। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है फर्स्ट कोटि यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो एक तरह से मात्रक होता है उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? देखिए इसका यूनिट होता है वो होता है सेकंड, यानी पर सेकंड होता है। क्या होता है? इसका यूनिट पर सेकंड होता है। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक जो होगा वो क्या होगा? पर सेकंड होगा। 40वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, ठीक है। और एक तरह से नोट बनाने की कोशिश कीजिए इसको। वह अभिक्रिया कोटि जिसका गति स्थिरांक मात्रक है, मतलब एक तरह से वह अभिक्रिया कोटि जिसका गति स्थिरांक मात्रक शून्य, प्रथम, द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी एक तरह से आपको पूछ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए शून्य यानी 0 होगा। यानी वह अभिक्रिया कोटि जिसका स्थिरांक का मात्रक क्या है? मात्रक स्थिरांक का मात्रक मतलब शून्य है। क्या है? मतलब एक तरह से उसका 0 है। 41वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है 0, शून्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आर्हेनियस समीकरण यानी आर्हेनियस साहब जो एक समीकरण दिए हैं उसका
समीकरण कौन सा समीकरण है वो आपको चूज करके बताना है। के बराबर ए टू द पावर माइनस ई बाई आर टी, या फिर के बराबर के बराबर, इसको थोड़ा सा जूम कीजिए आप लोग, देखिए के बराबर है ए ई टू द पावर माइनस ई बाई आर टी, या फिर के बराबर ए ई टू द पावर माइनस डेल एच बाई आर टी, या फिर के बराबर माइनस ए ई टू द पावर माइनस ई बाई आर टी, या फिर के बराबर ए ई टू द पावर आर बाई टी। राइट आंसर आपको चूज करना है आरहेनिक समीकरण। यानी आरहेनिक समीकरण कौन सा है? आरहेनिक समीकरण का एक तरह से सही रूप आपको पूछ रहा है। इसका सही रूप क्या होगा? इसका सही एक तरह से आरहेनिक समीकरण जो होगा वो राइट क्या होगा इसमें से? ये होगा आपका ए बराबर यानी के बराबर ए ई टू द पावर माइनस ई बाई आर टी। यानी आरहेनिक समीकरण कौन सा हो गया? के बराबर ए ई टू द पावर माइनस ई बाई आर टी, यानी ऑप्शन ए राइट होता है इसका 42वां क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अभिक्रिया 2a + 3b c + 2d के लिए अनुक्ता होगी, यानी अनुक्ता क्या होगी? 2 होगी, 5 होगी, 6 होगी, या फिर -3 होगी। क्या होगी? ये जो रिएक्शन आपको दर्शाया जा रहा है, ये रिएक्शन जो है 2a + 3b आगे चल के c और 2d यानी c और 2d में उत्पाद में यानी प्रोडक्ट में बदल गया है, उसकी अनुक्ता क्या होगी? 2, 5, 6 या फिर -3 होगी। वही चीज़ आपको पूछा जा रहा है। देखिए इसकी जो अनुक्ता होगी वो 5 होगी। क्या होगी? अनुक्ता इसकी 5 होगी। ये रिएक्शन यानी 2a + 3b आगे चल के c + 2d में जो बदला है, ये रिएक्शन की अनुक्ता क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इस तरह से 43वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ रहे हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट का काम क्या होता है कि वो दो एक तरह से दो चीज के बीच, दो केमिकल के बीच वो रिएक्शन करा देगा, लेकिन खुद वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता। ठीक है, उसी को कहते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं उसको? उत्प्रेरक। Fe यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा उत्प्रेरक है? Fe है, या फिर MO है, या फिर Ne- या फिर V2O2, यानी कौन सा राइट आंसर होगा वो आपको चूज करना है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यानी एक तरह से करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा Ne-, यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण के लिए प्रयुक्त जो उत्प्रेरक है वो कौन सा है? Ne- है। इसी तरह 45वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कलर्स पार्टिकल का साइज होता है, यानी कलर्स जो पार्टिकल्स है उसका साइज, उसका आकार क्या होता है? 5 एंगस्ट्रम से 200 एंगस्ट्रम तक, या फिर 5 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक। देखिए इसका जो साइज होगा 5 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक होगा। किसका साइज? यानी कलर्स पार्टिकल का जो साइज होगा वो कितना होगा? 5 से 200 नैनोमीटर के बीच होगा। इस तरह से 45वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बादल, कोहरा, कुहासा, द्रव गैस यानी कोलाइड्स, एरोसोल्स को हो धूम यानी स्मोक किस प्रकार कोलाइड्स है? ठोस गैस, या फिर गैस द्रव, या फिर द्रव गैस, या फिर गैस ठोस, यानी किस प्रकार का एक तरह से कोलाइड्स है? कोलाइड्स का उदाहरण है ये जो है बादल, कुहासा और बादल, कोहरा, कुहासा, द्रव गैस हो यानी धूम जो है, इस एक तरह से स्मोक जो है वो किस प्रकार का कोलाइड का उदाहरण है? ठोस गैस, या फिर गैस द्रव, या फिर द्रव गैस, या फिर गैस ठोस। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। देखिए ये जो उदाहरण है वो इसका उदाहरण है ठोस गैस का। किसका? यानी ये जो कोलाइड है किसका? यानी धूम जो एक तरह से स्मोक जो कोलाइड है वो किसका उदाहरण है? ठोस गैस का उदाहरण है। इस तरह से 46वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि CuNH3 में हाइब्रिडाइजेशन होती है, या हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा। यानी CuNH3 यानी हॉल 4 में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है? sp3, या फिर sp3d2, या फिर dsp2, या फिर dsp3। राइट आंसर आपको चूज करना। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp2, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? dsp2। CuNH3 हॉल 4 में हाइब्रिडाइजेशन होती है कितना? dsp2 होती है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमको कह रहा है कि फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग किया जाता है। फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग किसमें किया जाता है? अयस्कों के निष्पादन के लिए किया जाता है, या फिर अयस्कों के जारण के लिए किया जाता है, या फिर अयस्कों के परछावन के लिए, या फिर अयस्कों के सांद्रण के लिए किया जाता है, अयस्कों के निष्पादन के लिए, फिर या फिर इस तरह से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। फेन पलवन जो विधि है, प्रोसेस है, उसका इस्तेमाल किसमें होता है? देखिए इसका इस्तेमाल होता है अयस्कों के सांद्रण के लिए, यानी अयस्कों के सांद्रण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि, यानी फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अयस्कों के सांद्रण के लिए किया जाता है। 48वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होता है। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है गुरुत्व विधि द्वारा, या फिर गुरुत्व विधि के द्वारा, या फिर विद्युत चुंबकीय विधि के द्वारा, या फिर फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? किस प्रोसेस से किया जाता है? देखिए इसका जो एक तरह से सांद्रण किया जाता है ये फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है, यानी सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण किया जाता है वो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। 49वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फेन उत्प्लावन
विधि आधारित है? अयस्क के विशिष्ट गुरुत्व पर, या फिर सल्फाइड अयस्क का तेल एवं जल के वर्णनात्मक गीलापन पर, या फिर अयस्क के चुंबकीय गुण पर, या फिर अयस्क के विद्युतीय गुण पर का तेल एवं जल के वर्णनात्मक गीलापन पर, यानी किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है? फेन उत्प्लावन विधि यानी फेन उत्प्लावन प्रोसेस जो है वो किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है? देखिए ये जो आधारित है ये सल्फाइड अयस्क का तेल एवं जल के वर्णनात्मक गीलापन पर आधारित है, यानी सल्फाइड अयस्क का तेल और जल के वर्णनात्मक गीलापन पर आधारित है। कौन? फेन उत्प्लावन विधि। इस तरह से राइट आंसर 25वां यानी 50वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, फेन उत्प्लावन विधि किस पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण एक तरह से फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जा सकता है, यानी किया जाता है। निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है? कैल्सीटेराइट का, या फिर गैलेना का, या फिर सीडेराइट का, या फिर बॉक्साइट का? राइट आंसर आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा गैलेना, यानी गैलेना का जो एक तरह से अयस्क का जो सांद्रण किया जाता है, गैलेना के अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? सांद्र फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है, यानी सांद्र उत्प्लावन विधि के द्वारा किसका मतलब अयस्क का सांद्रण किया जाता है? गैलेना के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इस तरह से 51वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, गैलेना। ये आपको कह रहा क्वेश्चन कि निम्न में कौन ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में क्रोमिक एनहाइड्राइड के द्वारा ऑक्सीकृत करने पर एल्डिहाइड देता है? CH3COOH देता है, या फिर CH3CH2OH, या फिर CH3CHOH या CH3, या फिर कोई नहीं, यानी कौन एल्डिहाइड देगा वही आपको चूज करना। देखिए इसमें जो एल्डिहाइड देगा वो देगा CH3CH2OH, यानी CH3CH2OH क्या होगा कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में क्रोमिक एल्डिहाइड यानी एनहाइड्राइड के द्वारा मतलब ऑक्सीकृत करके एल्डिहाइड देता है। कौन? CH3CH2OH। ठीक है, इस तरह से यह OH है किसका? अल्कोहल का ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप के बारे में आप पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं। 552वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 53वां क्वेश्चन की ओर। 53वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकृत होकर कीटोन देता है? कीटोन एक जो देता है वो कौन सा ऑक्सीकृत करके, निम्न में से कौन ऑक्सीकृत होकर यानी ऑक्सीजन को ग्रहण कर कीटोन देता है? CH3CH2OH, या फिर CH3CHOH, या फिर CH3OH, या फिर कोई नहीं। राइट आंसर आपको चूज करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CH3CHOH, यानी CH3CHOH का काम क्या है? ऑक्सीकृत होकर कीटोन प्रदान करना। ऑक्सीकृत होकर कीटोन प्रदान करना किसका काम है? CH3CHOH। ठीक है, इस तरह से 53वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका बी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में केटलिंग घोल को अपकृत करता है। निम्न में केटलिंग घोल को कौन अपकृत करता है? CH3COOH करता है, या फिर CH3 करता है, या फिर HCOHO करता है, या फिर CH3OH करता है? यानी केटलिंग घोल का जो अपकृत करता है, अपकृत करने का जो काम करता है वो निम्न से कौन करता है? देखिए ये जो काम करता है ये करता है HCHO, यानी HCHO का काम क्या है? केटलिंग घोल को अपकृत करना। इस तरह से 54वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में कौन केनिजारो प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है? यानी केनिजारो रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं केनिजारो रिएक्शन के बारे में, लेकिन इनमें से कौन केनिजारो रिएक्शन को प्रदर्शित करता है, शो करता है? HCHO करता है, या फिर CH3CHO करता है, या फिर CH3CO CH3 करता है, या फिर CH3CHCHO करता है? कौन केनिजारो रिएक्शन को प्रदर्शित करता है, शो करता है? देखिए ये जो केनिजारो रिएक्शन को जो शो करता है वो आपका HCHO करता है, यानी HCHO का काम है केनिजारो प्रतिक्रिया, केनिजारो रिएक्शन को प्रदर्शित करना, शो करना। 55वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन ए, HCHO। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देता है? निम्न में कौन नीला लिटमस को क्या कर देगा? रेड कर देगा, लाल कर देगा? CHOOH, या फिर CH3CHO, या फिर CH3COCH3, या फिर कोई नहीं? किसका काम है नीला लिटमस को लाल कर देना? किसका काम है नीला लिटमस को लाल कर देना? 56वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा CHOOH, यानी CHOOH का काम क्या है? नीला लिटमस को ये लाल कर देता है। CHOOH नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। इस तरह से 56वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन एक तरह से क्या होता है? ए, यानी एक तरह से एज में जो क्या है आपका CHOOH। आगे बढ़ते हैं। 56वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कैल्शियम एसीटेट का शुष्क स्तरोवन करने पर क्या होता है? CH3COOH, या फिर CH3COCH3, या फिर CH3CHO, या फिर CH3CH
3। राइट आंसर आपको चूज करना है कि कैल्शियम एसीटेट का शुष्क स्तरवन करने पर बनता है कौन सा चीज बनता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, वही आपको चूज करना है। देखिए ये जो बनता है ये बनता है CH3COCH3 यानी CH3COCH3 किसके अंतर्गत, यानी कैल्शियम एसीटेट का शुष्क स्तरवन के कारण बनता है। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया 57वां क्वेश्चन का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर निम्न में कौन बनता है। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर निम्न में कौन बनता है, एसीटोन बनता है, फॉर्मिक अम्ल बनता है, या फिर एसिटिक अम्ल बनता है, या फिर एसिटल्डिहाइड बनता है, कौन बनता है। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर, हीट करने पर कौन सा चीज बनता है। 58वां क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है। देखिए ये जो बनता है एसिटल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है। किसको गर्म करने पर, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड कहता है बनता है। ठीक है, इस तरह से 58वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होता है आपका। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड में निम्न में किसका विशिष्ट गुण प्रदर्शित नहीं करता, या फिर ग्रेटर C बराबर 0 समूह, या फिर -COOH समूह, या फिर एल्काइल समूह, या फिर कोई नहीं। यानी एक तरह से राइट आंसर आपको चूज करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, अम्ल जो होता है, निम्न में किसका विशिष्ट गुण को प्रदर्शित नहीं करता, शो नहीं करता। ग्रेटर C इक्वल टू 0 समूह, या फिर -COOH समूह, या फिर एल्काइल समूह, या फिर किसी का नहीं। एक तरह से राइट आंसर आपको चूज करना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेटर से इक्वल टू 0 समूह। ठीक है, 0 ग्रुप। इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है निम्न में से विशिष्ट गुण प्रदर्शित नहीं करता, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, 60वां क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि निम्न में कौन फेनोल है, यानी निम्न में कौन फेनोल है। C6H5CH2OH फेनोल है, या फिर C6H5OH फेनोल है, या फिर C6H5CHO फेनोल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन फेनोल है, फेनोल को चूज करके आपको निकालना है। आपको सबसे पहले इसका फेनोल का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका आंसर क्या निकलेगा, C6H5OH क्या है, फेनोल है। इनमें से कौन फेनोल है, C6H5OH। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सबसे प्रबल अम्ल है, यानी सबसे प्रबल एक तरह से सबसे मजबूत अम्ल कौन सा है, पी फेनोल, या फिर ओ फेनोल, या फिर फेनोल, या फिर एम फेनोल। यानी पी फेनोल, एम फेनोल, एक तरह से आपको चूज करना है। पाराफेनोल, या फिर ऑर्थोफेनोल, या फिर मेटाफेनोल। एक तरह से आपको चूज करना है कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, सबसे प्रबल अम्ल जो होता है, एसिड जो होता है वो कौन सा है, वो आपको चूज करना है। देखिए सबसे प्रबल जो होगा वो होगा पाराफेनोल, यानी एक तरह से ये या पी फेनोल जो होगा वो क्या होगा, सबसे प्रबल होगा, सबसे एक तरह से मजबूत होगा। 61वां क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन ए, पी फेनोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से नीला लिटमस को लाल कर देता है, कौन नीला लिटमस को लाल कर देता है भाई, CH3CH2OH, या फिर C6H5CHO, या फिर C6H5OH, या फिर कोई नहीं। निम्न में नीला लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है। ये काम किसका है, नीला लिटमस को लाल कर देने का काम किसका है, वो आपको चूज करके निकालना। देखिए इसका ये जो काम है ये C6H5OH का काम है, यानी C6H5 क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, रेड कर देता है, लाल कर देता है। इस तरह से 62वां क्वेश्चन का राइट आंसर C6H5OH होता है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि फेनोल प्रतिक्रिया नहीं करता, फेनोल रिएक्शन नहीं करता, प्रतिक्रिया नहीं करता, किसके साथ नहीं करता है, NaOH के साथ नहीं करता, KOH के साथ नहीं करता, या फिर NaHCO3 के साथ, या फिर किसी के साथ नहीं करता है। आपको राइट आंसर आपको चूज करके निकालना है कि फेनोल जो प्रतिक्रिया नहीं करता, यानी रिएक्शन नहीं करता है, किसके साथ नहीं करता, वही चीज आपको निकालना है। देखिए NaHCO3 के साथ नहीं करता, यानी NaHCO3 के साथ फेनोल प्रतिक्रिया रिएक्शन नहीं करता है। इस तरह से 63वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होता है आपका। यह आगे बढ़ती है। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सबसे क्रियाशील एल्डिहाइड यानी एल्काइल हैलाइड, सबसे क्रियाशील एल्काइल हैलाइड कौन है, C2H5Br, या फिर C2H5I, या फिर C2H5Cl, या फिर सभी समान क्रियाशील है। सबसे ज्यादा मतलब एक तरह से क्रियाशील एल्काइल हैलाइड जो है वो कौन सा है, वो आपको चूज करके निकालना है। 64वां क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है। देखिए इसमें से जो सबसे ज्यादा मतलब एक तरह से सबसे क्रियाशील एल्काइल हैलाइड जो होगा वो होगा आपका C2H5I, यानी C2H5I क्या होगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील एल्काइल हैलाइड होगा। इस तरह से राइट आंसर क्या होगा 64वां क्वेश्चन का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में कौन सबसे क्रियाशील है, निम्न में सबसे ज्यादा क्रियाशील, सबसे ज्यादा मतलब एक तरह से रिएक्शन करने वाला कौन है, CH3CH2I, या फिर CH3CHI, या फिर CH3Cl, या फिर सभी समान क्रियाशील है, या फिर निम्न में कौन एक तरह से सबसे ज्यादा क्रियाशील है, वो आपको चूज करके निकालना। देखिए इसमें जो सबसे
सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा वो होगा CH3Cl, यानी CH3Cl क्या होगा, निम्न में सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा आपका CH3Cl। इस तरह से 65वां क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन से कवर करा रहे हैं सीरीज के अंतर्गत इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इथाइल आयोडाइड को सांद्र सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है या फिर इथाइल अल्कोहल बनता है या फिर एसिटल्डिहाइड या फिर सभी। इथाइल आयोडाइड को आर्द्र सिल्वर में यानी आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, हीट करने पर क्या प्रोडक्ट बनता है, एसिटिक अम्ल, इथाइल अल्कोहल या फिर एसिटल्डिहाइड या फिर सभी। राइट आंसर आपको चूज करना है, इसका राइट आंसर होगा आपका इथाइल अल्कोहल। यानी इथाइल अल्कोहल कब बनता है, इथाइल आयोडाइड को आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। इस तरह से 66वां क्वेश्चन क्या हो गया, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी इथाइल अल्कोहल। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में सबसे अधिक क्षारीय कौन है, निम्न में सबसे अधिक क्षारीय कौन है, NH3 है या फिर ASH3 है या फिर SBH3 या फिर PH3 है। सबसे अधिक क्षारीय यानी बेसिक कौन है, क्षारीय और अम्लीय होता है, यानी एक तरह से राइट जो आपको करेक्ट आंसर आपको चूज करना है 67वां क्वेश्चन का। ये जो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा वो होगा NH3, यानी इस तरह से जो होगा NH3 जो होगा क्या होगा, अधिक क्षारीय होगा ये तीनों के मुकाबले में, ASH3 के मुकाबले में और SBH3 और क्या PH3 के मुकाबले में सबसे अधिक जो क्षारीय होगा वो क्या होगा, NH3। इस तरह से 67वां क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में सबसे अधिक स्थानीय एक तरह से अस्थाई कौन है, निम्न में सबसे अधिक एक तरह से अस्थाई एक तरह से लोकेटेड इस तरह मतलब से अच्छी अवस्था में यानी एक तरह से ठहरा हुआ अस्थाई यानी सबसे ज्यादा अस्थाई कौन है वो आपको चूज करना है, PH3 है या फिर NH3 या फिर ASH3 या फिर SBH3। राइट आंसर आपको चूज करना है, इसका राइट आंसर होगा आपका NH3। यानी NH3 क्या है, निम्न में सबसे अधिक अस्थाई है, निम्न में सबसे अधिक अस्थाई कौन है तो NH3 क्या है, सबसे अधिक अस्थाई है। इस तरह से 68वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इनमें सबसे प्रबल अवकारक कौन है, PH3 है या फिर NH3 है या फिर SBH3 है या फिर ASH3 है। यानी सबसे प्रबल अवकारक जो होंगे रिडक्शन अभिक्रिया को जो कराने वाले होंगे वो सबसे ज्यादा एक तरह से प्रबल कौन होंगे, ये होंगे SBH3। यानी SBH3 क्या होंगे, सबसे मतलब प्रबल अवकारक होंगे। इस तरह से 67वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होता है आपका। ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि निम्न में से कौन सबसे कम अम्लीय होता है, निम्न में से कौन सबसे कम अम्लीय होता है, H2O होता है या फिर H2SE होता है या फिर H2S होता है या फिर H2HDE होता है। यानी सबसे ज्यादा अम्लीय जो होता है वो क्या होता है, H2O होता है। सबसे ज्यादा एक तरह से अम्लीय कौन होता है, H2O होता है। ठीक है, 67वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है। कितना क्वेश्चन कवर किए हम, 36 क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे और कहाँ तक चले, 70 क्वेश्चन तक। ये थर्ड वीडियो था और सीरीज का ये थर्ड वीडियो था और सीरीज के अंतर्गत हम कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करते हैं, 500 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, अब कवर करते हैं और इसी टाइप के आपको इसी से लगभग बोर्ड में एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस हैं और इसी टाइप के आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हो सके तो इसको नोट बनाइए, नोट बनाना बहुत जरूरी है। अगर नोट नहीं बनाइएगा तो फिर एक तरह से याद नहीं रख पाइएगा, इसलिए नोट बनाना जरूरी है। जब भी बैठते हैं पढ़ने के लिए तो किताब कलम कॉपी लेकर के बैठे और वीडियो को रोक करके हो सके तो एक तरह से वीडियो को रोकिएगा तो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन टाइम लगेगा हल्का सा, लेकिन नोट बन जाएगा। नोट किसी भी हाल में बनाना है, ठीक है, नोट किसी हाल में भी बनाना है, क्योंकि नोट अगर नहीं बनाइएगा तो फिर आपको याद नहीं रहेगा तो एक तरह से पढ़ने का ही क्या फायदा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए, अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक तरह से जो वीडियो डाले जा रहे हैं उसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर चैनल पर एक तरह से चैनल को अपने दोस्तों में आगे बढ़ाइए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।